नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस अंक में। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में महिलाओं को विविध स्वरूप दिया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है माँ अन्नपूर्णा का रूप। हम अन्नपूर्णा इसलिए नहीं है कि हम भोजन पकाती हैं, हम अन्नपूर्णा इसलिए भी हैं क्योंकि हम उस भोजन को उगाना भी जानती हैं। जब एक स्त्री परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को पूर्ण कर खेत की रणभूमि में उतरती है तो वो किसी योद्धा से कम नहीं लगती। एक ऐसी योद्धा जिसने डरना नहीं सीखा। उसे मौसम की मार नहीं डराती, उसे चिलचिलाती धूप नहीं सताती, उसकी राह में आने वाले कंकड़ पत्थर और कांटे उसके बढ़ते कदम रोक नहीं पाते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारतीय हरित नायिकाओं के विषय में, जिन्होंने अपने परिश्रम और बुद्धि के बल पर यह सिद्ध किया कि खेतों में पसीना बहाने का कार्य केवल पुरुषों का ही नहीं, बल्कि आज इस क्षेत्र में भारतीय महिलाएं भी अग्रसर हैं और भारत को सशक्त भारत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और इस विषय पे आज हमसे चर्चा करने के लिए दो हरित नायिकाओं को हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है, तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले है मेरे साथ पद्माक्षी ठाकुर जी। आप है उद्यानिकी वैज्ञानिक, सैयद गुंडादुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुमरावंड। वहीं हमारी दूसरी अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं अंचल में प्रगतिशील कृषक के रूप में ख्याति प्राप्त प्रभाती भारत जी। आपके कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और नए नवाचारों के लिए आपको भारत एवं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अनेकों प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। आप दोनों नारी शक्तियों ने ये सिद्ध किया है कि यदि एक महिला को अवसर दिया जाए तो वो जहाँ है, जिस भी परिस्थिति में है, उसी स्थिति में वो अपने शौर्य और कीर्ति की गाथा लिख सकती है। तो आइए दर्शकों, मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के आमंत्रित मेहमानों का। तो पद्माक्षी जी और प्रभाती जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं अपना पहला प्रश्न लेकर पद्माक्षी जी आप ही की तरफ आ रही हूँ। चूँकि आप एक उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं, आप हमारी जो महिला कृषक हैं उनकी मार्गदर्शिका हैं, उनकी जो उलझनें होती हैं उन्हें सुलझाने का आप कार्य करती हैं। तो आपने क्या अनुभव किया है कि कृषि के विकास में हमारी भारतीय महिलाओं की क्या भूमिका है? जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि कृषि के विकास में एक महिला की उतनी ही भूमिका है जितना कि एक पुरुष वर्ग का है। ठीक है, क्योंकि कृषि के में जितने भी कार्य होते हैं वो एक पुरुष के साथ एक महिला भी करती आई है। बीज बुवाई से लेकर उसकी कटाई से लेकर उसके आगे के पूरे रख रखाव तक, उसके संरक्षण का हर कार्य सारी महिलाएं करती आ रही हैं। तो ये उनका प्रत्यक्ष रूप से एक योगदान हुआ। और अप्रत्यक्ष योगदान की बात करें तो वो अपने घर का जो सामाजिक दायित्व है, परिवार का पालन पोषण है, इन सभी को करके वो अपने घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनको एक योगदान देती हैं ताकि वो अपने कृषि कार्य में अच्छे से अग्रसर हो सके। इस प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में महिलाओं का समाज और भारत के विकास में पूर्ण योगदान है। बिल्कुल। प्रभाती जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। महिलाओं को अपने आप को सशक्त करना है तो उसके समक्ष बहुत से विषय हैं, बहुत से क्षेत्र हैं, मगर आपने कृषि को ही अपने सशक्तिकरण के लिए चुना, ऐसा क्यों? क्योंकि भारत, हमारे जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। अधिकांश जो जनता है वो कृषि के ऊपर निर्भर है और हम ये सोचते हैं उन्नत कृषि करके हम अपना जो ध्वजा लहरा सकते हैं। और ये है एक माँ के बिना एक बच्चा जैसे एक निसहाय होता है, ठीक वैसे ही कृषि बिना हमारा एक जो यहाँ जो वजूद है वो कुछ नहीं है। इसलिए मैं अपनी ये सफ़र में कृषि को अपनाना चाहिए। बहुत बेहतरीन कहा आपने कि कृषि को, अपनी माटी को यदि हम माँ का दर्जा दें तो हमारा उसके प्रति प्रेम और सम्मान बढ़ जाता है, दायित्व हमारा बढ़ जाता है और बदले में अपनी मातृभूमि से जो हमें मिलता है वो निसंदेह बहुत अधिक होता है। पद्माक्षी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, नई तकनीकें नित्य प्रतिदिन आते हैं, नई आविष्कारें हैं, नई नवाचार हैं। ऐसे में महिलाएं क्या सच में अपने आप को कृषि से उसी स्तर पे जोड़ रही हैं जिस तरीके से पुरुष आगे आते हैं? इस चीज़ में मुझे कोई संदेह नहीं है जी। भले ही थोड़ा टाइम लेती हैं जी, और थोड़ा टाइम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं लेती हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्हें भी पता है ये आज की आवश्यकता है और ये उनके सहयोग के लिए है, उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, उनकी दक्षता के लिए है। तो इससे उनका समय भी बचत होगा, उनकी मेहनत भी कम होगी और उनके कृषि कार्य में भी उनको सहयोग मिलेगा। तो वो इस चीज़ में आगे आ रही हैं।
अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो हम लोग महिलाओं को तिखुर प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षण देते हैं जी। उसमें हम एक मशीन का उपयोग करते हैं। वो बहुत छोटी सी मशीन है, लेकिन जब भी हम प्रशिक्षण देते हैं महिलाएं खुद से आती हैं, उसे संचालित करती हैं, तो वो खुद भी सीखना चाह रही हैं। तो वो कभी इसमें पीछे नहीं हटती कि हम नई तकनीक को ना लाएं। जी जी। पद्माक्षी जी, आपका जो नाम है वो धान के बीज के संग्रहण के लिए सबसे अधिक प्रचलित है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि धान बीज संग्रहण ये आपने क्यों किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसका ये है कि अब जैसे जैविक खेती है दिन पे दिन वो बंद होने जा रहा है, हाइब्रिड अपना पूरा पसार रहा है, तो ये है कि हमको इसका संरक्षण करना ज़रूरी है। भाभा इंस्टीट्यूट की जो साइंटिस्ट हैं उन लोग क्या है सिद्ध किए हैं, यही जो धान है उसका कुछ प्रजातियां हैं जो कि कैंसर ठीक कर रही है। वो है लाइचा और गठबन, ये दो प्रजाति जो है कैंसर ठीक कर रही है। रेड राइस और ब्लैक राइस जो है वो जो है डायबिटिक पेशेंट को ठीक कर रही है। तो इस वजह से हमको इस जो जड़ी बूटियाँ के साथ साथ हमको धान बीज का भी संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बस्तर में 1500 प्रजाति का मिलता है, लेकिन इसको संरक्षण नहीं करने के तादाद में वो विलुप्त हो रही है, इसलिए मैं इसका संरक्षण कर रही हूँ। पद्माक्षी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाएं कृषि की ओर अग्रसर हों, उसके लिए उन्हें क्या विशेष प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं संस्थान के माध्यम से? बिल्कुल दिए जाते हैं जी। चूँकि मैं कृषि महाविद्यालय में पदस्थ हूँ, तो हमारे यहाँ विभिन्न अनुसंधान परियोजनाएं चलती हैं। मैं खुद कंदवर्गीय अनुसंधान परियोजना में हूँ। इसके साथ साथ ही हमारे महाविद्यालय में काजू, नारियल, धान, ठीक है, और सरसों, मशरूम उत्पादन, ये सारी परियोजनाएं चलती है जिसमें समय समय पर हम लोग महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं। जी। प्रभाती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये जो सफ़र है इसमें कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं? मेरी समूह की महिला जो है 10 महिलाएं हैं जी। उन लोग मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ सब काम कर रहे हैं। उनको मैं भी कुछ जैसे कृषि विद्यालय से मुझे जो प्रशिक्षण मिलता है मैं उनका अवगत कराती हूँ और साथ में हम जाते हैं, हमको वही ट्रेनिंग देते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं वहाँ से जी। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि शासकीय प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जाता है, वही प्रशिक्षण आप लेती हैं और आपकी जैसी बहुत सी महिलाएं लेती हैं, जिसका वो कृषि के कार्य में उपयोग होता है। जी जी, बेहतरीन। मैं आपसे जानना चाहूँगी, विगत इतने वर्षों से आप इस क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, तो आप क्या अंतर महसूस करती हैं कि पहले की महिलाएं और अब की महिलाएं किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं और उनमें क्या आपने भेद देखा है? सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि महिलाएं अब आत्मनिर्भर होती जा रही हैं जी, है ना। जो कि पहले घर के अंदर रहती थी, अब वो घर के बाहर भी जाना शुरू कर रही हैं और उनमें निडरता भी है, साहस भी है और वो नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए भी वो कैपेबल हैं। मतलब नई चीज़ों को अपनाने के लिए भी उनमें झिझक नहीं है और अपने कार्य के लिए वो बहुत ज़्यादा समर्पित हैं। तो ये बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ आजकल महिलाएं नहीं जा रही हैं। और मैं कृषि शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ तो जब मैं 2008-9 में जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस टाइम रेशियो होता था 80 और 20, मतलब 20% केवल गर्ल स्टूडेंट होती थी। बट मैं अभी शिक्षण संस्थान में हूँ, हम लोग पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं ये रेशियो हो गया 50-50% का। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इतनी जागरूकता आजकल आ गई है। तो महिलाएं निसंदेह इस क्षेत्र में भी आगे जा रही हैं। कृषि क्षेत्र के साथ साथ वो हर क्षेत्र में ही आगे जा रहे हैं। मतलब कैरियर के ऑप्शन के लिए ऐसा नहीं है कि अब हम केवल यही कैरियर ये महिलाओं के लिए सुटेबल है तो हम ये करें, नहीं, ऐसा नहीं है जी। वो अब हर क्षेत्र में आगे जा रही अपनी योग्यता को पहचानते हुए जिस क्षेत्र में उनके अंदर हुनर है उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं जी। प्रभाती जी, आपसे जानना चाहेंगे, औषधीय पौधे के खेती के लिए भी आप जानी जाती हैं, इसकी खेती का विचार मन में कैसे आया और औषधीय पौधे के क्या क्या उपयोग हैं? एक्चुअली क्या है, हम वैद परिवार से हूँ मैं जी। मेरी दादी सास जो थे वो महाराज के यहाँ वो वैद थे, वो बहुत अच्छा वैद थे, तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखी थी। तो मुझे ऐसे लगता है आज जो हम केमिकल युक्त जो मेडिसिन यूज़ करते हैं तो वो हमारे शरीर को बहुत साइड इफ़ेक्ट दे रहा है, लेकिन ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये औषधीय मेडिसिन में इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भले आपको थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन वो आपको जड़ से ठीक कर रही है ना। इस वजह से क्योंकि मैं एक वैद्य तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, लेकिन जिस थोड़े बहुत मैं जानती हूँ उसी से मैं क्या है कोरोना के टाइम पे
जो लोग परेशान हो रहे थे, उस पौधे से मैं उन लोगों के लिए काढ़ा बनाती थी, देती थी। पूरी हमारे गांव के आसपास के गांव के लोग लेते थे, उसमें वो ठीक होते थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो चीज़ हमारे जो पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं, अगर उसको हम अभी नहीं संभालेंगे तो हम कब संभालेंगे। तो इस वजह से मैं औषधीय पौधा का जो है खेती करती हूँ, उससे मैं मेडिसिन बनाती हूँ, और मैं इसके साथ साथ मैं सबको इसमें अवगत करा के उनको फ्री पौधा भी देती हूँ। जी, ये बहुत बेहतरीन कार्य है। इसी से मैं जुड़ा एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगी कि यदि हम घर पे छोटे ही रूप में औषधीय पौधे लगाना चाहें तो कौन कौन से पौधे हैं जिन्हें हम घर पे लगा सकते हैं? आप सबसे तो पहले एलोवेरा है जी, और बासा का पौधा है, और इसमें चिरायता है, ये सब बुखार के काम आते हैं जी। और ब्राह्मी है जो मेमोरी के लिए आता है। बच्चे लोगों को गर्मी के टाइम हम ये जो है मेडिसिन दे सकते हैं, क्योंकि बचपन से आप जब मेडिसिन बच्चों को देंगे वो उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी। बच्चे बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये बहुत कारगर है। तो ये सब मेडिसिन आप लगा सकते हैं, घर पे हम लगा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली। पद्माक्षी जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जब आपने कृषि विश्वविद्यालय में कृषि को अपने प्रगति के लिए चुना तब रेशियो था 80-20 का, आज रेशियो है 50-50 का। तो आप ही से जानना चाहेंगे आपका अनुभव कि जब आप कृषि को लेकर के अपना भविष्य निर्माण करना चाहिए, परिवार का सहयोग किस तरह था? किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए या आपको अपने लिए परिवार को मनाना पड़ा? किस प्रकार का वातावरण था? मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जी, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में जो भी डिसीज़न लिए, चाहे वो किसी विषय का चुनाव था या कृषि को अपने कैरियर लेना था, जी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन हर जगह हर कदम मेरे साथ थे। और आगे जो भी मैंने डिसीज़न लिए कि मुझे आगे इसी में ही आगे काम करना है, चाहे मुझे पीजी करनी थी, चाहे पीएचडी करनी थी, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और इसी का परिणाम है कि मैं आज आपके सामने आपका अपना खुद का परिचय वैज्ञानिक के रूप में दे पा रही हूँ। जी, बहुत बढ़िया। मतलब ये आपके माध्यम से हम दर्शकों को बता सकते हैं कि आप मिसाल हैं कि यदि एक बेटी, एक महिला कृषि जैसे क्षेत्र का भी चयन करती है तो निसंदेह वो उसमें प्रगति करती है। इस बात का ज्वलंत उदाहरण आज आप दो नारी शक्ति हमारे साथ हैं। प्रभाती जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने जैसा कि बताया कि आपके समूह में आपके साथ जो महिलाएं हैं वो कार्य कर रही हैं, तो जब एक लंबे समय की मेहनत के बाद परिणाम हाथ में आता है तो बहुत खुशी होती होगी। बिल्कुल। इस खुशी को अपनी महिला साथियों के साथ साझा करते हुए कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा महसूस होता है। और हम क्या है, आर्थिक और सामाजिक तौर पे हम एक दूसरे का समस्या का समाधान करते हैं। कभी मेरे भी काम में उन लोग बहुत हेल्प करते हैं, तो मुझे ये सब करते हुए बहुत अच्छा लगता है। उनको भी मैं एक साथी के हिसाब से मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मुझे तो चाहती हूँ सब अपने साथियों के साथ ऐसे मिलजुल के काम करें, अच्छा करें, देश को अपनी प्रगति की ओर बढ़ाते चले। हाँ, जी, बहुत बढ़िया कहा आपने। हमारा ज्ञान भी विस्तारित हो रहा है, तो औरतों को निसंदेह अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने हुनर को निखारने के लिए घर से बाहर आना चाहिए। जी, एक और प्रश्न मेरा पद्माक्षी जी आपसे है कि इस विषय को चुनकर इस फील्ड में काम करते हुए कई चुनौतियां भी आई होंगी। किस प्रकार की चुनौती रही, उनका सामना आपने किस प्रकार से किया? जब मैं जॉब में आई तो बस्तर क्षेत्र में आई जी, तो यहाँ की जब मैं ऐसे वैज्ञानिक काम करती हूँ तो हमारे यहाँ बहुत सारी जब नई तकनीक आती हैं तो उनको किसानों के बीच ले जाना ये सबसे बड़ी चुनौती है जी, क्योंकि जो वो एक पुरानी पद्धति से करते आ रहे हैं और उनको एक नई पद्धति में कन्वर्ट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के सारे कृषि वैज्ञानिकों के लिए। जी, तो उन्हें ये कन्विंस करना कि ये पद्धति क्या वाकई में उनके लिए कितनी लाभदायक है और आगे इससे उनके कृषि का भविष्य और अच्छा होने वाला है। जी, तो एक चैलेंज ये है। दूसरा, कभी कभी होता है कि कुछ प्रगतिशील किसानों के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं जाती, बट जो किसान ऐसे हैं कि जिनका मेन जो आर्थिक वो है घर के लिए वो केवल कृषि पे डिपेंड होते हैं, तो वो जो नई तकनीक आती है और जो नई चीज़ें अडॉप्ट करने वाला होता है उन्हें तुरंत नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें भय होता है, रिस्क होता है कि अगर हम ये ले लिए और ये फेल हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि नई तकनीकी को किसानों के द्वारा अपनाना। जी,
ये सबसे तो बड़ा चैलेंज है। ये सहज और सरल हो जाए, इसके लिए अनुसंधान किस प्रकार का कार्य करते हैं? इसके लिए हम लोग समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। जी। हमारे यहाँ जो अनुसंधान कार्य चलते हैं, हम उनका भ्रमण कराते हैं, उनकी जानकारी देते हैं। जितनी नई विकसित किस्में आ रही है ना, पुरानी किस्में कभी कभी होता है कि उसमें बीमारियां आना शुरू हो जाता है, तो और उसमें उपज में भी कमी आ जाती है। तो समय समय पे हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ नई किस्में आती हैं जिनकी जानकारी किसानों को नहीं होती। तो शुरू में हम उन्हें थोड़े थोड़े बीज देते हैं, वो खुद देखते हैं कि इसका उत्पादन अच्छा आ रहा है, तो वो खुद से उनके में आता है कि हाँ ये अच्छा है, तो अब हम इसको करेंगे। तो शुरू में हमको उनके साथ लग के काम करना पड़ता है कि आप ये कीजिए, उनको विश्वास दिलाना पड़ता है, और जब वो देखते हैं कि हाँ ये वाकई में अच्छा है, तब वो उस तकनीक को अडॉप्ट करते हैं। जी, बहुत बेहतरीन। इसी से जुड़ा प्रश्न मेरा प्रभाती जी आपसे है कि सरकार से किस प्रकार की सहायता प्राप्त होती है आप लोगों को, किस प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं कि आपका जो कृषि का कार्य है वो और उन्नति की ओर हो, तो कैसी सहायता प्राप्त होती है? इसमें यह है कि जैसे मैडम ने कहा कि जैसे कोई चीज़ लॉन्च करते हैं तो उनको बहुत बोलना पड़ता है। हाँ, तो हमको ये ऐसे होता है कि हमको उसको देखने के लिए, ये तो क्या है, आर्थिक स्थिति भी आज किसान को थोड़ा सुधारने के लिए सोचना पड़ता है, किंतु जो पुराने किसान होते हैं वो अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते। तो जैसे अब मैं जो कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ हाँ ये ठीक है, जैसे सार लोग बुलाते हैं कोई ट्रेनिंग में, मैं जाती हूँ, वहाँ देख के आती हूँ, फ़ोटो खींच के लाती हूँ, उनको बताती हूँ, तो देखो ये चीज़ अच्छा है, आप लोग यूज़ करो, बहुत अच्छा है। पहले मैं यूज़ करती हूँ। जब मैं एक बार वो क्या सनफ्लावर मैं पहली बार जब लगाई, मेरे गाँव वाले बोले ये फालतू चीज़ क्यों लगा रहे हो। एक्चुअली क्या है, हम जो वो तेल यूज़ करते हैं वो आजकल ना पूरा छाती जलता है वो खाने से, तो एकदम उसमें क्या है बहुत सारी बीमारी हो रही है। तो मैं सोची, सारे लोग मेरे को एक तेल निकालने के मशीन दिए थे, तो मैं सोची इसको रख के करूँगी क्या, कुछ करने के लिए कुछ तो उगाना पड़ेगा। तो सारे लोग मुझे पहले वो दिए, तो मैंने क्या वो सनफ्लावर का बीज दिए थे, वो भी मेरे को फ्री दिए थे। तो मैं लाके उसको लगाई और बहुत 4-5 एकड़ में लगाई, तेल भी बहुत अच्छा निकला, हम यूज़ भी किए, और गांव वालों को कुछ जो आते हैं छोटे किसान, मैं उनको भी दी थी, तो उन लोग बहुत खुश हो गए, ये लगाना अच्छा है ना। मैं बोले हाँ ठीक है लगाना चाहिए, तो मेरे साथ साथ उन लोग भी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, इस बार भी लगाई हूँ। तो सारे लोगों का, विश्वविद्यालय का इतना हमारे ऊपर हाथ है कि आर्थिक स्थिति पे हमको बहुत वो आगे बढ़ा रहे हैं। यदि एक कृषक वो विश्वास के साथ सरकार से सहायता मांगता है तो निसंदेह उसको सहायता मिलती है, बहुत अच्छा देते हैं, ऐसे इसके लिए हम नकार नहीं सकते। पद्माक्षी जी, आपसे जानना चाहूँगी, एक बहुत ही छोटा सा और खूबसूरत सा प्रश्न है, हम बड़ी विस्तारित रूप में इसे नहीं पूछती मैं। एक महिला छोटा सा किचन गार्डन बनाना चाहती है, तो वो किस प्रकार से बनाए, क्या क्या वो उगा सकती है? किचन गार्डन में सबसे पहले तो ये है कि आप ये ध्यान रखें कि आपके पास एरिया कितना है, आप उतना तो पहले आप देख ही लें। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे मैडम ने पहले बताया कि कुछ मेडिसिनल प्लांट लगाने हैं, तो हमारी घर की ज़रूरत के हिसाब से हम तुलसी तो ज़रूर लगाएं, पुदीना लगा सकते हैं, लेमन ग्रास है वो लगा सकते हैं, वो छोटे पैमाने पे थोड़ा थोड़ा, अब वो तो हम पॉट में भी लगा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शुरू होता है सीज़न, जो सीजनल सब्जियां आती हैं, तो जो बारिश में जितनी भी सब्जियां आ रही हैं, हम अपने घर के लिए उसको हमेशा साल भर, मतलब अपन किचन गार्डन है, हम साल भर की प्लानिंग लेके चलते हैं कि अगर हम बरसात में हमको क्या लगाना है, ठंड में क्या लगाना है, गर्मी में क्या लगाना है, इस तरीके से। तो अगर हम सब्जियों पे जाएंगे तो हम थोड़ी छोटी, जैसे टमाटर लगा लिया थोड़ा सा, वो घर के लिए हो जाएगा, बैंगन लगा लिया, भिंडी लगा लिया, और आप घर के किनारे में जो भी बाड़ी फेंसिंग वाली जगह है, वहाँ पे जितने भी लता वाले हैं, जैसे हो गए कुंदरू, करेला, लौकी है, आप उनको लगा सकते हैं। तो उसी तरीके से आप घर के बाउंड्री का यूटिलाइजेशन करेंगे। फिर आप घर में जैसे टमाटर लगाया तो उसके जो बाउंड्री में जो मेड़ होता है, आप वहाँ पे मूली गाजर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर के हर एरिया का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और हम छोटा सा किचन गार्डन बना सकते हैं। जी बिल्कुल। जी प्रभाती जी, एक और प्रश्न आपसे। सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ सफलता है वहाँ संघर्ष भी निश्चित ही होगा। तो आपके सफ़र में आपने किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया और उनसे ऊपर आने के लिए क्या प्रेरणा थी आपके अंदर, कौन से विचार थे जिससे आपने शक्ति प्राप्त की? पहले तो मैं खेती तो करती थी, लेकिन मैं जैविक खेती के ऊपर कभी मेरा ऐसे नहीं गया था। एक मेरी चाचा जी है, रिलेटिव है मेरी, वो मुझे एक दिन बोले,
कुछ बीमारी से, मेरे पापा एक्चुअली कैंसर में गुजर गए, तो उनको देख के मुझे बहुत दुख होता था। वो खाना भी नहीं खा पाते थे, तो वो सब देख के मुझे ऐसा लगता था कि ये सब से हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे मैं बहुत सोचती थी। तो उसके लिए मैं जैविक खेती में उतरी, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करने लगी, सब किसानों से मिलने लगी। हमारे बस्तर में बहुत अच्छा किसान है जो कि जैविक खेती कर रहे हैं, तो उनसे मिली, उनसे थोड़ा सा बीज ली। ऐसे करके पहले कभी ऐसे बाजार वगैरह में जहाँ हाट वगैरह लगता है जो, वहाँ जाके बीज संग्रहण करी। ऐसे छोटे छोटे चीज़ से मैं शुरू की। आज 15 साल हो गया, तो करते करते अभी तक मैं ये पहुँची हूँ। अभी मेरे एक ये है कि मिलेट्स में भी मैं बहुत अच्छे से करूं, और सब्जी जो है हमारे ये अपना दक्षिण बस्तर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ मंगवाई भी हूँ। तो इस वही है कि कभी अच्छा उत्पादन होता है, कभी नहीं होता है, कभी दुखी भी लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद अगर थोड़ा सा कुछ होता है ना, दुख भी होता है, लेकिन इसमें क्या मेरे फेल्यूर हो गई, कहाँ हो गई, ये सब सोच सोच के करते हैं। तो ऐसे करते करते होगा, लेकिन एक कभी भी बोलते हैं ना, सच्चाई कभी झुटला नहीं सकते। ठीक वैसे ही आपकी प्रयास करते रहो, भगवान आपके साथ है, बस आप बढ़ते रहेंगे। बहुत बेहतरीन कहा। पद्माक्षी, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी, किचन गार्डन की बात हुई, तो किचन से ही निकलने वाले कौन से वो खाद हैं जिन्हें हम अपने किचन गार्डन में डाल सकते हैं, इसके बारे में भी बताइए। जितने वेस्ट खाद है, मतलब हम प्याज छिल रहे हैं, हम उसके छिलका है उसको ले सकते हैं, गाजर छिल रहे हैं, मूली छिल रहे हैं, आलू छिल रहे हैं, ये जितने वेस्ट हैं आप घर के किनारे में कोने में एक गड्ढा बनाइए, वहाँ उसे डालते जाइए, साथ में कुछ गोबर खाद डाल दीजिए, यूरिया डाल दीजिए, आपका 15 से 20 दिन में एक अच्छा खाद तैयार हो जाएगा। तो जिसको आप अपने ही किचन गार्डन में यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम लोग अवॉइड करते हैं ना कि जितने भी रासायनिक वाली जो खाद है हम ना दें। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, जैविक खाद तैयार हो जाएगा। एक गोबर खाद, एक अच्छा कंपोस्ट खाद है, वो तैयार हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से इस विषय पे बातचीत करके। कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर है, तो मैं चलते चलते चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से अपने अनुभव से कुछ संदेश देना चाहें तो कहते हैं। तो पद्माक्षी जी, सबसे पहले आप। मेरा तो आप सभी को यही संदेश है कि आज के समय में कृषि एक सबसे बड़ा विषय है, और भारत को कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है। तो पहले हम लोग केवल अपने घर को सपोर्ट करने के लिए कृषि करते थे, बट ये व्यवसाय के रूप में आगे हर किसी को लेना चाहिए, और इसमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए, चाहे क्योंकि कैसे भी त्रासदी आ जाए, कोविड हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी महामारी आ जाए, बट एक कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना रुकावट के हमेशा चलते ही रहता है। तो मेरा आप सभी से यही संदेश है कि आप कृषि के क्षेत्र में जितना भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमारे माध्यम से, हर जगह कृषि महाविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सभी के माध्यम से आप आगे बढ़े और निरंतर कृषि में अच्छा कार्य करते रहें। जी, बहुत बढ़िया। प्रभाती जी, आप। मैं तो ये चाहूँगी कि योग और आयुर्वेदिक जो है अपनी जीवन में उतारें, और अपनी जो जीवन शैली को खुशहाली मनाएं, यही मैं सबको संदेश देना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। चलिए, एक बार पुनः हृदय से आभार आप दोनों का कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों की इतनी अच्छी जानकारी दी, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।